जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सीरीज के तहत हम आज जो बात करने वाले हैं निबंध विधा पर। निबंध विधा के तहत जो है बच्चन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शुरुआत की है सबसे पहले वो रामचंद्र शुक्ल जी से इन्होंने शुरुआत किया है। रामचंद्र शुक्ल के संबंध में बताते हैं कि जो वैचारिक निबंध है उसको अगर कहें कि चरम ऊंचाई पर किसी ने पहुंचाया है, रामचंद्र शुक्ल युगीन अगर देखा जाए तो वो शुक्ल जी ही हैं। बाद के समय में अगर देखें छायावाद उत्तर काल में तो अन्य दिशाओं में ये चीजें मुड़ी, वो बात की बात है, लेकिन इस समय तक विचारात्मक निबंधों का सवाल है तो बहुत बड़ी संख्या में अगर देखें जो भी कुछ भी लिखा है वो शुक्ल जी ने ही लिखा है। हालांकि इस युग में समीक्षात्मक निबंध ज्यादा संख्या में लिखे गए, व्यक्तित्व व्यंजक निबंधों की संख्या भी काफी बढ़ी है। इसके बाद ये कहते हैं कि देखो संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज, ये सभी का समावेश भी देखे तो व्यापक रूप से निबंध के तहत ही होने लगा है, लेकिन उसमें भी रेखा चित्र और रिपोर्टाज ये अपनी वस्तुनिष्ठता के कारण संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से पूर्णतः अलग हो जाते हैं। तो यानी किस चीज से जो है रिपोर्टाज और रेखा चित्र जो है किस वजह से, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो संस्मरण से अलग होते हैं। रेखाचित्र और रिपोर्टाज अपनी वस्तुनिष्ठता के कारण संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता, यानी एक चीज ध्यान रखना है, रेखा और रिपोर्टाज में कह रहे हैं कि उसकी खुद की वस्तुनिष्ठता के कारण वो संस्मरण की व्यक्तिनिष्ठता से अलग हो जाता है। और निबंध में विशेषकर व्यक्ति व्यंजक निबंधों में किसी न किसी तरह इन सभी विधाओं का सुंदर समावेश होता है। इतिहास के बदल जाने पर महापुरुषों के संस्मरण द्वारा उनके मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला जाने लगा था, लेकिन जो कहते प्रतिभा का भंजन होने की प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों का ध्यान जो है लघुमानों की तरफ गया। और उन्हीं में कहते हैं कि जो लघुमानों की संस्मरण की बात की जाए तो महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र, इसमें भी कहते हैं ऐसे ही लघुमानों के संस्मरण एवं सुंदर रेखा चित्र देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें आप कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर जो क्वेश्चन आपके प्रमाणिक किताबों से बनते हैं वो कैसे बनेंगे। जैसे ये बच्चन जी के ही निबंध वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किसके संस्मरण और रेखा चित्रों का प्रसिद्ध संग्रह है। तो अतीत के चलचित्र आपने इससे भी पहले पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा का है। दूसरा है कि अशोक के फूल और कुटज किसके प्रसिद्ध ललित निबंध संग्रह है। तो ये सभी चीजों का उल्लेख जो है बच्चन जी ने अपने निबंध में किया हुआ है। तो अशोक के फूल और कुटज किसके प्रसिद्ध ललित निबंध संग्रह है, ये दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र जी का नहीं है। जड़ की बात, समय और हम, आलोक पर पूर्वोदय। तो जैनेन्द्र का जिक्र किया है इन्होंने, और इनमें से आपको पहले पहचानना है कि कौन सा निबंध संग्रह ऐसा है जो जैनेन्द्र का नहीं है। पूर्वोदय, आलोक पर्व, समय और हम, जड़ की बात। तो कौन सा नहीं है, आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बाकी जड़ की बात, समय और हम, पूर्वोदय ये सभी जो है उन्हीं का है। इसके बाद क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति जो है ये रेखा चित्र संग्रह के लेखक कौन है। अब माटी की मूर्ति आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा है और यहाँ पूछा भी गया कि जो माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह है उसके लेखक कौन है। बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो जो माटी की मूर्ति है ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र संग्रह है। सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी किस विधा की रचनाएं हैं और इसके जो लेखक है वो कौन है। तो सदाचार का ताबीज हो गया, निठल्ले की डायरी, एक तो ये किस विधा की रचना है, दूसरा इसके लेखक कौन है। तो पहले तो आपको पहचानना है कि दोनों किस विधा के हैं, फिर सदाचार की ताबीज और निठल्ले की डायरी जो उसके लेखक है वो कौन है। तो ये दोनों ही व्यंग निबंध है और दोनों ही जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। हिंदी में प्रारंभिक संस्मरण और रेखा चित्रों का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हिंदी में अगर प्रारंभिक संस्मरण और रेखा चित्र की बात करें कि उसके प्रवर्तक कौन है, पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास, श्री राम शर्मा, बेढप बनारसी। तो हिंदी में प्रारंभिक संस्मरण और रेखा चित्रों के प्रवर्तक के तौर पे पद्म सिंह शर्मा को जाना जाता है।
अकूत भय प्रति अपराजित स्वभाव, अकूतो भय प्रति अपराजित स्वभाव द्विवेदी जी ने अपने किस प्रसिद्ध निबंध में रेखांकित किया है? अशोक के फूल, कुटज, शिरीष का फूल, देवदारू। तो ये चीज है कुटज में। गांधीवाद की शव परीक्षा, गांधीवाद की शव परीक्षा नामक निबंध संग्रह के लेखक इनमें कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, दिनकर। तो गांधीवाद की शव परीक्षा ये निबंध है, निबंध संग्रह है, जिसके लेखक कौन है? यानी गांधीवाद की शव परीक्षा के लेखक इसमें से यशपाल जी का गांधीवाद की शव परीक्षा नामक निबंध संग्रह है। विधा भी पूछ लिया जाता तो आपको विधा भी पता होना चाहिए कि जैसे ये है तो ये किस विधा के तहत है? निबंध संग्रह विधा के तहत है। विशाल भारत और मधुकर पत्रों के संपादन से जुड़े ख्यातिलब्ध पत्रकार व संस्मरणकार कौन है? तो विशाल भारत, मधुकर, ये जो पत्र निकलते थे इनके संपादन से जुड़े ख्यातिलब्ध पत्रकारों में किनका नाम आता है? बनारसीदास चतुर्वेदी जी का आता है। त्रिशंकु और आत्मनेपद ये किसके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? त्रिशंकु और आत्मनेपद ये किसके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ये है अज्ञेय जी के त्रिशंकु और आत्मनेपद। भक्तिन और घीसा महादेवी वर्मा के किन रेखा चित्र संग्रहों के प्रसिद्ध पात्र हैं? देखिए भक्तिन और घीसा जो है महादेवी वर्मा के किन रेखा चित्र संग्रहों के प्रसिद्ध पात्र हैं? तो भक्तिन और घीसा को जब आप पढ़ेंगे तो क्रमशः स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, या अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा, या दोनों पथ के साथी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पाठ्यक्रम में स्मृति की रेखाएं लगी हैं और आपने भक्तिन को जरूर पढ़ा होगा। तो स्मृति की रेखाएं भक्तिन और जो घीसा जो है वो अतीत की चलचित्र उसमें है, और रेखा चित्र संग्रह ये। अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर जो निबंध संग्रह है इनके रचयिता कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, दिनकर द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर निबंध संग्रह इनमें से दिनकर जी का है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती, दो चीजें हैं, ठेले पर हिमालय और पश्यंती किसके ललित निबंध संग्रह है? विद्यानिवास में धर्मवीर भारती, प्रभाकर मार्चवे, कुबेरनाथ राय। तो यहाँ पे देखिए धर्मवीर भारती जी का है। ठेले पर हिमालय पश्यंती ये ललित निबंध संग्रह जो है किसका है? धर्मवीर भारती जी का। बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा अगर बात करें तो ये 1937 में किसके रेखा चित्र और संस्मरण इसमें संग्रहित है? बोलती प्रतिभा में। तो ये दोनों ही श्री राम जी का, श्री राम शर्मा जी का है। प्रिया नीलकंठी निबंध संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? प्रिया नीलकंठी, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास में शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें से प्रिया नीलकंठी जो निबंध संग्रह है उसके लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय जी हैं। छड़ बोले कण मुस्काए और दीप जले शंख बजे, छड़ बोले कण मुस्काए और दीप जले शंख बजे ये संस्मरण संग्रह किसके हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, श्रीराम शर्मा। छड़ बोले कण मुस्काए और दीप जले शंख बजे ये दोनों ही पहली बात तो संस्मरण संग्रह है, लेकिन ये किनके संस्मरण संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। ये जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं जो निबंध पे बात किया है बच्चन जी ने, ये सब वहीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसका मतलब आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे, साथ में प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन आते हैं तो इनसे कैसे क्वेश्चन बनेगा उनको ही हमने यहाँ पे कराया है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है? तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। और यात्रा वृत्तांत, यात्रा वर्णन। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब रेखाचित्र में बेनीपुरी जी ने किसका समन्वय संदेश दिया है? श्रम और पूंजी का, कला और राजनीति का, भौतिकता और आध्यात्मिकता का। तो यहाँ पे देखिए भौतिकता और आध्यात्मिकता का। निम्नलिखित में से कौन सी विधा अखबारी खबर का संवेदनात्मक रूप मानी जाती है? संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, जीवनी। तो इसमें आप देखिए रिपोर्टाज को मानते हैं, अखबारी खबर का संवेदनात्मक रूप। इनके अलावा संचारणी, युग और साहित्य ये किसके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? संचारणी, युग और साहित्य ये दोनों किसके बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी के। आगे और भी क्वेश्चन यहाँ पे लगभग हमने 20 क्वेश्चन करा दिए आपके पहले ही क्लास में। अब आप पढ़ेंगे तो आपको ये रिलेट कर पाएंगे कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा निबंध वाला ही सेक्शन अभी करा रहे हैं। हमने ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने शुक्ल जी पे बात किया था कि कैसे वो विचारात्मक निबंधों के उत्कर्ष मतलब उस पर पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया, और उस समय फिर ये रेखा चित्र और रिपोर्टाज की कैसे संस्मरण से भिन्न है
महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में कहते हैं कि लघुमानव का जिक्र किया गया, और यहाँ पे अगर देखें तो बताया गया कि जो रिपोर्टाज होता है वो मूल रूप से अखबारी खबर का ही एक बहुत ही संवेदनात्मक रूप जो होता है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये कहते हैं कि इस काल के अगर देखें सबसे अधिक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं तो वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनके ललित निबंधों में आप देखिए सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व जो है वो देखने को आपको मिलता है। द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व जो है वो बहुत लचीला है, निरंतर विकासमान है। देश काल की नई से नई गद्यात्मक विचारधारा से वे अपने को बहुत सहज में ही जोड़ लेते हैं। विद्वता और शाहिदयता का संयोग इतना विरल होता है, यह दुर्लभ संयोग कह रहे हैं या तो गुलेरी जी में मिलता है या द्विवेदी जी में। तो आपको ये समझना है कि बच्चन जी ने तुलना भी किया है कि विद्वता और शाहिदयता का संयोग बहुत ही अत्यंत विरल होता है कह रहे हैं, और ये दुर्लभ अगर संयोग की बात की जाए तो ये दुर्लभ संयोग आपको चंद्र शर्मा गुलेरी में ही देखने को मिलता है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी में, दोनों लोगों में से कह रहे हैं कि विद्वता और शाहिदयता का संयोग अत्यंत विरल होता है और ये दुर्लभ संयोग या तो गुलेरी में देखने को मिलता है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में। गुलेरी जी अतीत पर कसकर प्रहार करते हैं। गुलेरी जी जो है वो अतीत के व्यतीत पर कसकर प्रहार करते हुए सारी विरासत को नई दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि द्विवेदी जी की बात करें तो द्विवेदी जी जो है वो प्रायः संस्कृति के गत्यात्मक आयामों को नवीनता से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे गुलेरी वर्सेस द्विवेदी जी की तुलना करते हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख निबंध है उनके बारे में बात करते हैं कि वैसे तो द्विवेदी जी का ये बता दिया कि इन्होंने जो है अगर देखिए संस्कृति के गत्यात्मक आयामों को नवीनता से जोड़ते हैं, तो उनमें जो है इनकी रचनाओं की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर। तो जो प्रमुख इनके निबंध की बात है तो इनके बारे में कहते हैं कि ये जितने भी हैं ये निबंधों के संग्रह हैं उनके। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर। द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा की देखें या संघर्षों की बात करें तो वो जीवन की तरफ उन्मुखता और निखर उठती है। जैसे उनके अशोक के फूल हैं, शिरीष का फूल है, वसंत आ गया, आम फिर बौरा गए, कि अनंतर पे कुटज और देवदारों की तलाश करते हैं। यानी इतने के बीच भी वो कहते हैं कुटज की तलाश, वो क्यों कहते हैं, यानी अगर वो अशोक के फूल, शिरीष का फूल, वसंत आ गया, आम फिर बौरा गया, ये सब लिखते हैं, फिर कुटज और देवदारों की तलाश करते हैं, तो अशोक का जो फूल है, शिरीष है, आम है, उसमें कहते हैं उल्लसित आवेग है, सांस्कृतिक सम्मोहन है, बदलाव का चित्रण। लेकिन कुटज को क्यों कहते हैं, कुटज इनके लिए बहुत खास क्यों हो जाता है, कुटज को क्योंकि ये जिजीविषा से जोड़ते हैं। और फिर ये अपनी बात रखते हैं, जब कुटज आप पढ़ते हैं, कहते हैं कुटज निबंध में अद्भुत जिजीविषा का सुंदर जो है चित्रण है। वो शान से जीता और किसी के आगे दांत नहीं निपोड़ता। जिजीविषा, अलौकिकता, सामूहिकता, व्यक्तिकता उनके निबंधों के मूलधन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के मूल क्या धर्म है, जिजीविषा, अलौकिकता, सामूहिकता, व्यक्तिकता। इसके लिए वो कुटज की बात करते हैं। वो यहाँ तक भी जैसे कुटज क्या मतलब केवल जी रहा वो दूसरों के लिए, मतलब कुटज जो होता है वो केवल जी नहीं रहा है, वो दूसरों के द्वार पर भीख भी नहीं मांग रहा है। एक व्यक्ति जो है अब मतलब कि ऐसा है कि ना वो अफसरों का जूता चाट रहा है, वो आत्मोन्नति के लिए काम कर रहा है। कुटज को उस जिजीविषा का प्रतीक ही मानते हैं। बाकी इनकी विशेषता में मनुष्यता, सहजता, ये चीजें हैं। और ये कहा जाता है कि द्विवेदी जी ने जो पंडिताई वो तो अर्जित की है, लेकिन जो मनुष्यता और सहजता है वो उनकी प्रकृति ही है ना। अब ललित निबंधों के अलावा द्विवेदी जी ने जो है विचार परक, शोध परक, समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। इसके बाद ये दूसरे बड़े लेखक की बात करते हैं निबंध में, जैनेन्द्र जी की। और जैनेन्द्र जी के बारे में कहते हैं कि छायावाद युग की अगर श्रेष्ठ कथाकार कहा जाए तो जैनेन्द्र जी हैं। पर निबंध के क्षेत्र में भी क्या वो है, तो निबंध के क्षेत्र में कहते हैं कि वो छायावादोत्तर काल में आते हैं, अवतरित होते हैं। और जैनेन्द्र जो है उनकी दार्शनिकता बहुत कुछ निजी है। इस निजीपन के कारण उनके निबंध ऊब नहीं पैदा करते, नई अर्थवत्ता देते हैं। उनके विचारों की विस्तृत सीमा में अनेक प्रकार के विषय समाहित हो जाते हैं, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, संस्कृति, साहित्य, सेक्स, काम, प्रेम, विवाह, सब कुछ। तो उनके विचारों को पढ़ के ऐसा लगता है कि चतुर्दिक फैली हुई समस्याओं से निरंतर जूझ के कुछ निकल के आ रहा है। और ऐसे में उनकी रचनाएं अगर निबंध संग्रहों की तौर पे बात करें तो अभी जो क्वेश्चन था यहीं से बनाया गया था। जैनेन्द्र के प्रमुख निबंध संग्रह में है जड़ की बात। देखिए, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रिय, खोज विचार। यानी जड़ की बात क्या है,
जड़ की बात ये है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय क्या है, ये खोज और विचार करने वाली बात है, मंथन करने वाली बात है, ये है या वो है। दो चिड़िया, पूर्वोदय, इतस्तता, प्रस्तुत प्रश्न, परिप्रेक्ष्य और समय और हम, यानी कई रचनाएं आप निबंध संग्रह में देखिए जैनिन जी का है। क्या चीजें हैं? जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, खोज विचार मंथन, ये और वो, दो चिड़िया, पूर्वोदय, इतस्तता, प्रस्तुत प्रश्न, परिप्रेक्ष्य और समय और हम। इसके बाद बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी ने निबंध समीक्षात्मक निबंध भी लिखे और इनके प्रमुख निबंधों के बारे में बताते हैं। एक तो ये कि जो शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, कहते हैं कि वो जो है समीक्षात्मक निबंधों में निबंध का स्वाद उनके मिलता है, और ये जो है प्रकृति से तरलात्मनिष्ठ और भावुक साहित्यकार थे। छायावादी काव्य के मानवीकरण अलंकार जो उनकी उनकी तरलता, सहृदयता, ये सभी चीजें निबंधों में दिखती है। और उनके निबंध हैं संचारणी, और बहुत बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। संचारणी, युग और साहित्य प्रतिष्ठा, साकल्य, सामायिकी, पथचिन्ह और परिव्राजक की प्रजा को रेखाचित्र कहा जा सकता है। तो शांति प्रिय द्विवेदी की ये सभी रचनाओं का जिक्र किया है। फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं। दिनकर के बारे में कहते हैं, बीच में बेनीपुरी जी की भाषा पे बात करते हैं कि जो बेनीपुरी जी की भाषा है उसमें या तो आवेगमयता मिलेगी या आपको प्रशांति। ये दो चीजें उनके बारे में कहते हैं कि अगर आप देखें तो आपको जो बेनीपुरी जी हैं, बेनीपुरी, इनकी भाषा की बात किया जाए तो इनकी भाषा में या तो आवेगमयता है मिलेगी या आपको विश्रांति, प्रशांति, ये मिलेगा। ये बेनीपुरी जी के बारे में कहते हैं। फिर दिनकर के बारे में कि दिनकर जी जो है समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखते रहे हैं और ज्यादातर निबंध में उनके विचारक पक्ष ही उभर कर आए हैं। कुछ ऐसे निबंध भी हैं जो दिनकर के अपने अंतरंग को ज्यादा उद्घाटित करते हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंत और मैथिली शरणगुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, ये कुछ आप देखेंगे कि समय समय पर जो महत्वपूर्ण निबंध के तौर पे अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद, पंत और मैथिली शरणगुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, ये उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। अब देखिए इस तरीके से जो क्लासेज हो रही है बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके प्रमाणिक किताबों का हम अध्ययन करा रहे हैं। ये भी देखेंगे आप बच्चन जी को इस समय कवर कर रहे हैं, तो ये आपको पूरे नोट्स वगैरह जो मेरा पेड बैच है, यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जिनको व्यवस्थित तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है तो जो 1000 रुपीज़ वाला बैच है उसमें आप इनरोल करके ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी प्रमाणिक किताबों को ही MCQ उसकी किताबों को मतलब अच्छे से समझ के साथ कराया जा रहा है। तो ये पूरा आपका प्रमाणिक किताबों में बच्चन जी, नगेंद्र हैं, शुक्ल जी, इन्हीं को कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये बात करते हैं दिनकर जी के बाद जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करते हैं। हालांकि बीच में ये बताते भी हैं कि जब वे प्रसाद पंत और मैथिली शरण पर विचार करने लगते तो उनका कभी अपनी व्यू रचना में फंसकर तटस्थ नहीं रह पाता। फिर भी पंत और मैथिली शरण पर जो कुछ कहा गया वो दिनकर के स्वतंत्र काव्य चिंतन और विचारण का सूचक है। वासुदेव शरण अग्रवाल को लेके कहते हैं कि इनके निबंधों में, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंधों में आपको भारतीय संस्कृति के विविध आयामों को उद्घाटित किया गया है। इसमें पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, माता भूमि, तो ये 3 निबंध संग्रह हैं। पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, माता भूमि, ये किन के निबंध संग्रह की बात की है? वासुदेव शरण अग्रवाल की बात की गई है। इसके बाद यशपाल जी की बात करते हैं। तो यशपाल के बारे में कहते हैं कि देखिए ये जो है यशपाल जो है वो प्रतिबद्ध लेखन के कायल है। प्रतिबद्ध लेखन के कायल है। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अथवा इनके अलावा जो प्रतिबद्धता उनकी कथा साहित्य में मिलती है वो निबंधों में भी है। समानता, समता, समाजवाद आदि के विरोध में पढ़ने वाले धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य आदि की वे कड़ी भर्त्सना करते हैं। गांधीवाद को वे प्रवंचना पूर्ण मानते हैं। तो यशपाल जी के संबंध में कि यशपाल कैसे प्रतिबद्ध लेखक, उसके लेखन के कायल है। और निबंध संग्रहों में उनके चक्कर क्लब, देखा, सोचा, समझा, बात बात में,
गांधीवाद की शव परीक्षा, अभी ये क्वेश्चन था ना कि गांधीवाद की शव परीक्षा किसका है, और न्याय का संघर्ष। तो ये उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं, ये सभी देखिए, चक्कर क्लब, देखा, बात बात में गांधीवाद, ये सब उनके निबंध संग्रहित हैं ये, और ये महत्वपूर्ण निबंध उनके हैं। इनके अलावा अज्ञे जी की बात करें तो इसके बाद अज्ञे जी पे कहते हैं कि अज्ञे के निबंधों में अनुभूत की वैचारिकता है, त्रिशंकु आत्मनिपद हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और आलवाल। अज्ञे जी की त्रिशंकु आत्मनिपद हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और आलवाल इनके प्रमुख संग्रह है। उनके प्रसिद्ध यात्रा वर्णन अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद जो उछली सहसा है, ये अज्ञे के बारे में, कि अपने निबंधों में अपना अनुभूत लिखते हैं। त्रिशंकु आत्मीन पद हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य और आलबाल, इनमें संग्रहित जो निबंध है उनमें उनकी अनुभूति का वैचारिक विश्लेषण है। आत्मनिपद के निबंध वैयक्तिक संदर्भों में लिखे जाकर भी निर्वैयक्तिक आधुनिक संदर्भों की सृष्टि करते हैं। निजीपन इनकी विशेषता है तो वही खामी भी है, क्योंकि इसी के कारण वे रह रहकर उपमा उत्प्रेक्षा के कोष भी लौटाते हैं। भाषाई अलंकरण विचारों का आवरण बन पाता है। इन निबंधों के अलावा उन्होंने अपने यायावरी जीवन को अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद जो उछली सहसा में लिपिबद्ध किया है। इन यात्रा वर्णों में जीवन और जगत के बीच अपने होने के प्रति उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। और ये किस नाम से लिखते थे, उस नाम का भी जिक्र है। कुट्टी चातन नाम से उनका ललित निबंध संग्रह सब रंग नाम से प्रकाशित हुआ नाम। तो ये किसके बारे में है, अज्ञे जी के बारे में। इसके बाद अज्ञे जी का देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट ही है, लगभग सब पूछे ही जाते हैं। इधर चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, गांधीवाद की सौ परीक्षा, न्याय, जो वन लाइनर फैक्ट आते हैं ये सब यहीं से आते हैं, है ना। कुटी चातन नाम से ये लिखते थे। निबंध संग्रह सब रंग करके है। इनके अलावा ललित निबंधकारों की बात करें तो इधर के लेखकों में और भी बताते हैं कि प्रभाकर माचवे हैं, जो और भी आते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, धनबीर भारती, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय, ये सभी ललित निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। मतलब इधर के लेखकों में इन लोगों की बात करें तो इनके ललित निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जैसे एक एक की बात करें तो ललित निबंधकारों में जैसे कहते हैं कि प्रभाकर माचवे का अगर देखा जाए, जैसे प्रभाकर माचवे इनके खरगोश के सिंह, विद्यानिवास मिश्र हैं चितवन की छां आंगन का पंक्षी, बंजारा मन, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, कहानी या कहनी अनकहनी, पश्यंते, और कुबेर नाथ राय का प्रिया नीलकंठी। तो वैसे ये ललित निबंधकारों के तौर पर और लोगों का जिक्र करते, लेकिन उनके जो प्रमुख निबंध है उनका भी जिक्र साथ में करते चलते हैं कि ये जब जितने भी लेखक हैं, विद्यानिवास हैं, धर्मवीर भारती, नामवर, शिव प्रसाद ठाकुर, इनके ललित निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें माचवे के खरगोश से सिंह में व्यंग की जगह विनोद ज्यादा है। विद्यानिवास मिश्र ने तो ललित निबंधों को बहुत गंभीरता से लिया। चितवन की छां, आंगन का पंछी, बंजारा मन, ये उनके हैं। इनके अलावा धनबीर भारती का अगर हम देखें तो उन्होंने फिर ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहनी, अनकहानी, पश्यंती, ये लिखा। विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेर नाथ राय को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान का निबंधकार कहा गया है। फर्क ये है कि जैसे मिश्र जी हैं तो विद्यानिवास मिश्र जो है वो द्विवेदी जी के प्रभाव से मुक्त नहीं है, जबकि कुबेर नाथ राय उनसे मुक्त होकर नए होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अब वो जैसे इनका है प्रिया नीलकंठी, इनका जो है कुबेर जी का प्रिया नीलकंठी है। तो प्रिया नीलकंठी में सांस्कृतिक संदर्भों से जीवन के आधुनिक आयामों को फूटते हुए तथा उनमें से झांकती जिजीविषा को देखा जा सकता है। बलकम खुद में नामवर सिंह के ललित निबंध संग्रहित है, उनमें भाषा की सहजता, कथन की वक्रता और व्यंग गर्विता देखी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है जिक्र हुआ है, आई थिंक ये नहीं है, किसका है, ये नामवर सिंह का। इसके बाद कहते हैं कि हास्य व्यंग लेखकों में बात करें तो बेढब बनारसी, इनके बाद हरिशंकर परशाई, ये प्रमुख रूप से आते हैं जिन्होंने अपने निबंधों द्वारा इस दिशा में पहल की। यद्यपि उनका उद्देश्य प्रकाश रूप से हंसी और विनोद का सृजन था, फिर भी परोक्ष रूप से राजनीति और समाज की विसंगतियों पर वे गहरा व्यंग करते थे। अब उनमें अगर हम देखें
तो बेढप बनारसी, हरिशंकर परसाई तो प्रमुख हैं। परसाई जी के व्यंग्य लेखक भूत के पांव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी में संग्रहित है। पद्म सिंह शर्मा हिंदी के प्रारंभिक, अब यहाँ से आप देखिए, परसाई, केशवचंद्र शर्मा, शरद जोशी, लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके बारे में कहते हैं कि ये सब भी अगर देखा जाए तो काफी व्यंग्यात्मक निबंधों की सृष्टि की है। उसमें आप परसाई जी का एकदम अलग ही स्थान है। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और जीवनी। तो यहाँ पे देखिए इसी में इन्होंने ये भी कवर किया। इसके बाद आलोचना शुरू हो जाता है। तो इसी क्लास में हम जो है 2-3 पेज में है उसको भी कवर कर लेते हैं। मतलब संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और जीवनी को कुछ यहाँ से इन्होंने बताया है। देखिए संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और जीवनी में शुरुआत में थोड़ा सा हिंट तो बच्चन जी ने किया अंतर कि रिपोर्टाज कैसे अलग है, संस्मरण कैसे अलग है। लेकिन हिंदी में कह रहे हैं कि संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज को वो स्थान नहीं प्राप्त है जो हिंदी में स्थान यहाँ पे देखें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को प्राप्त है। हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा बस पढ़ के इसको छोड़ देते हैं। हिंदी में ही नहीं कह रहे, दुनिया के अन्य साहित्य में भी इनको यानी और चीजों को गौड़ स्थान मिला है। ये अपेक्षाकृत नवीन विधाएं और मात्रा में भी अभी कम लिखी गई हैं। लेकिन आज की बहुरंगी जिंदगी, पारस्परिक संपर्क, यातायात की सुविधा, रेडियो टेलीविजन के माध्यम आदि की कार्ड वे बहुत सारी मात्राओं में लिखे जा रहे हैं और इतिहास में उनको स्थान मिलना चाहिए, ऐसा बच्चन जी का कहना है। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इनके बीच विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं तो कठिन जरूर है। मतलब आप किसको संस्मरण कहेंगे, किसको रेखाचित्र कहेंगे, किसको रिपोर्टाज। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो संस्मरण और रेखाचित्र है दोनों में किसी टिपिकल व्यक्ति, यानी जो संस्मरण लिखा जाए या रेखाचित्र, दोनों में किसी टिपिकल व्यक्ति या स्थान की विशेषताओं को इस ढंग से लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो अपने आप में एक छोटी सी इकाई बन जाता है। फिर भी दोनों वस्तु रूप में भिन्न है। यानी दोनों चीजों के बारे में करें कि वस्तु रूप में देखा जाए तो दोनों फिर भी अलग है। अब इसमें अलग की बात ये कैसे कहते हैं कि देखा जाए तो कैसे अलग है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख के समझाते हैं कैसे अलग इन्होंने बताया है। जिसे कहते हैं आपको अलग कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें समझने की बात ये है कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे संस्मरण है, जो संस्मरण है वो एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से विधा है, व्यक्तिनिष्ठ विधा है। संस्मरण जो है वो एक तरीके से व्यक्तिनिष्ठ विधा है और रेखाचित्र जो रेखाचित्र है वो वस्तुनिष्ठ है। लेखक के अपने संपर्क, मीठी तीती स्मृतियां, आस्था नास्था आदि मिलकर उनकी तटस्थता को बाधित करते हैं। उसे हम विधा कहना चाहेंगे क्योंकि वो कई चीजों का घोल है। इसमें कथा, कहानी, व्यंग, विनोद, वर्ण विवरण, निबंध, रेखाचित्र, इन सब का सतरंगा मिश्रण होता है। कभी कभी ये प्रायः अस्मरिमाण से कहीं अधिक लेखक का अपना व्यक्तित्व इसमें उभर कर आता है। पर रेखाचित्र की विधा ही ऐसी है जो लेखक को वस्तुनिष्ठ होने के लिए बाध्य करती है। यानी रेखाचित्र, संस्मरण की बात बताएं, फिर रेखा चित्र की बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए रेखा चित्र की विधा ही ऐसी है जो लेखक को वस्तुनिष्ठ होने के लिए बाध्य करती है। लेखक के पास इसके लिए एक ही उपकरण होता है। क्या होता है यहाँ पे एक उपकरण? शब्द रेखा। इसके अलावा कोई उपकरण नहीं होता है। शब्द रेखा वो अपने वर्ण के रूप, रंग, आदत, मैनरिश आदि के माध्यम से ही उसका रूपाकार प्रस्तुत करता है। इस माध्यम से ही वर्ण की आंतरिकता तक पहुंचता है। वर्णन विवरण का एकांत अभाव तो इसमें नहीं होता, फिर भी उसकी कमी जरूर होती है। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण क्या है? संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है। यानी जब भी संस्मरण लिखेंगे तो ऐसे ही किसी का संस्मरण आप नहीं लिख सकते। अगर आप गहरे संपर्क में किसी के हैं तो गहरे संपर्क के आधार पर लिखा जा सकता है। लेकिन जो रेखा चित्र है उसके लिए ये चीज जरूरी नहीं है। यानी संस्मरण लिखने के लिए गहरा संपर्क जरूरी है, लेकिन वही चीज रेखा चित्र के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से गहरे संपर्क में रहो। तटस्थता का अर्थ ये नहीं है कि लेखक अपने वर्ण के प्रति रागोन्मुख ना हो,
पर इस विधा के अपने वाई पर राग उन्मुक्ता की भावुकता या सेंटिमेंटलिटी को अलग करते चलते हैं। अब देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र जो है रिपोर्टाज की अपेक्षा, कह रहे हैं कि जो संस्मरण है, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अपेक्षा अधिक गंभीर विधाएं हैं। यानी रिपोर्टाज उतना गंभीर नहीं है, संस्मरण और जो रेखा चित्र वो ज्यादा गंभीर विधा है। क्यों? क्योंकि जब हम रिपोर्टाज की बात करते हैं तो रिपोर्टाज को एक तरीके से किस चीज से जोड़ते हैं कि रिपोर्टाज जो होता है, जो रिपोर्टाज है वो क्या है, वो रोचक पत्रकारिता का अंग है एक तरीके से। यहाँ पे चल भी नहीं रहा है, एक यहाँ पे समझाने के लिए हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे खाली पेज है तो यहाँ बताते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो संस्मरण और रेखा चित्र है वो रिपोर्टाज की अपेक्षा गंभीर विधा है। और जो बात करें कि रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज एक तरीके से कह रहे हैं कि रोचक तरीके से आप पत्रकारिता कर रहे हो, तो ये सिर्फ रोचक पत्रकारिता का अंग है। बस पत्रों के लिए लिखी गई जो रपट की तरह ही बहुत तथ्यपरक है, तत्कालिक और वस्तुनिष्ठ होता है। तो रिपोर्टाज के लिए क्या होता है, जो रपट लिखा जाता है, तो ये एक तरीके से इसकी विशेषताओं में देखें, रिपोर्टाज जो होता है वो बहुत तथ्यपरक, तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ होता है। बहुत वस्तुनिष्ठ होता है। रिपोर्टाज जो है वो लेखन आंसू कविता की तरह तुरंत बिना किसी तैयारी के तुरंत लिखा जाता है। क्रिकेट है, खेल है, किसी महापुरुष का निधन हो गया, जो भी आंखों देखा आपने देखा, उसको एक विशेष शैली में घटनाओं की समानांतरता में रेडियो से प्रसारित किया जाता है, वो भी रिपोर्टाज है। यूं घटनाओं की समानांतरता में ये नहीं भी लिखा जाता है, इनमें कल्पना के लिए कम अवकाश रहता है। मतलब आपने जो देखा, मुख्यतः लेखक को जो तथ्य मिला, तथ्य के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया रही, उसी को शब्दबद्ध कर दिया। ये समानता वर्तमान कालिक होता है और संस्मरण की अपेक्षा रेखा चित्र के ज्यादा निकट होता है। इनमें जो बात किए हैं कि कौन से रचनाकार आते हैं, उनमें पद्म सिंह शर्मा की बात किए हैं कि पद्म सिंह शर्मा को देखें, जिनका समय भी बताया गया है कि अगर इनका समय अगर लेके चले तो 1876 से लेके 1932। हिंदी के प्रारंभिक कहते हैं कि संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक माने जा सकते हैं पद्म सिंह शर्मा, और इनकी रचना का नाम क्या है, पद्म पराग। पद्म पराग, उनके पद्म पराग में रेखा चित्र और प्रबंध मंजरी में कुछ संस्मरण संग्रहित हैं, पर शर्मा जी तथ्य अथवा सूक्ष्म निरीक्षण के स्थान पर बेपरकी उड़ान में विश्वास रखते हैं। वागीशफार के कारण उनका चित्र विचित्र बन जाता है। हाय हाय क्या हो गया, एक एग्जाम्पल भी दिए हैं। इनके अलावा कहते हैं कि और किनकी बात की जा रही है, जैसे और जो लोग हैं, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामबेच बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये और लोगों की बात करते हैं कि श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, मतलब श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी होंगे, हरिशंकर शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, इनसे प्रेरणा पाकर इस दिशा की ओर उन्मुख हुए। श्री राम शर्मा के बारे में कहते हैं कि श्री राम शर्मा ने जो है, उन्होंने शिकार के संबंध में बहुत से लिखे हैं, पर उनकी रेखा चित्र संस्मरण में बोलती प्रतिमा और वे जीते कैसे हैं, यानी इनका अगर देखें तो अगर देखें तो 1937 में ये है और 1957 वे जीते कैसे हैं में इनके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित है। इन संग्रहों में भी वे ही चित्र ज्यादा प्रभावशाली बन पड़े जो शिकार से ज्यादा जुड़े हैं। इसके बाद बात करते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी की। इनके संस्मरण रेखा चित्र संग्रहों में अगर बात करें तो प्रिंस क्रोपाटिकन हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र और सेतुबंध प्रमुख है बनारसीदास चतुर्वेदी के, यानी प्रिंस क्रोपाटिकन हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र और सेतुबंध।
ये बनारसीदास चतुर्वेदी के बारे में। देखिए, बनारसीदास चतुर्वेदी ख्यातिलब्ध पत्रकार और प्रतिनिधि संस्मरण रेखा चित्र रहे हैं। इनकी पत्रकारिता का आरंभ ये बताया जाता है कि कहाँ से शुरू हो जाता है बनारसीदास जी का, विशाल भारत से। विशाल भारत जो पत्रिका है, तो इनकी पत्रकारिता का शुरुआत यहीं से हो जाता है। विशाल भारत छोड़ने के बाद टीकमगढ़ से मधुकर पत्र का संपादन ये करते हैं। अपने संपादन काल में वे अनेक पत्रकार, बुद्धिजीवी आदि के गहरे संपर्क में आते हैं, इसलिए इनके संस्मरण रेखा चित्रों में विशेष प्रकार की आत्मीयता और सन्निकटता के दर्शन होते हैं। पत्रकार होने के कारण इनमें विश्लेषणात्मकता और भावुकता दोनों का समन्वय है। विनोद प्रियता इनके व्यक्तित्व का प्रधान गुण है। तो एक तो विशाल भारत, दूसरी पत्रिका का नाम बताते हैं कि फिर मधुकर से ये जुड़ते हैं। विनोद प्रियता विशेषता है इनकी। बाकी इनकी रचनाओं में बताते हैं कि प्रिंस को पैटिकन 1940, हमारे आराध्य 1942 संस्मरण है, 1943 में रेखा चित्र सेतुबंध, ये कुछ इनके रेखा चित्र संस्मरण है। इन पुस्तकों में इस देश के साहित्यकार, पत्रकार, विचारक के अलावा विदेशी साहित्य के जो साहित्यकार रहे हैं, विचारक रहे, उनके भी चित्र हैं। अपने देश के लोगों में से भी बताते हैं कि किनके और भी चित्र इसमें मिलते हैं, जैसे सीवाई चिंतामणि, राहुल सांकृत्यायन, संपूर्णानंद, अख्तर हुसैन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र बाबू नेहरू, सत्यवती मल्लिक, नवीन, इनके भी रेखाचित्र संस्मरण मिलते हैं। यहाँ तक कि विदेशियों में भी बताते हैं कि विदेशियों में इन्होंने जो है दीनबंधु एंड्रयूज है, प्रिंस कोपाटिकन है, तुर्कनेऊ है, रोमारोला है, थोरो है, बाकुनिन है, लुई माइकल है, इनको भी रेखांकित किया है। इन रेखांकनों के अलावा उन्होंने कुछ सामान्य व्यक्तियों का भी रेखांकन किया है, जैसे अंधी चमारी, इंचार्ज सिपाही, सुजान अहिर, इन सब का किया हुआ है। अब इनके अलावा अगर आप देखें तो इन संस्मरण और रेखा चित्रों में जो वैविध्य दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ पे जिन संस्मरण और रेखा चित्रों में कह रहे हैं कि जो भी वैविध्य दिखाई पड़ता वो चतुर्वेदी जी के अपने व्यापक किंतु खास नजरिए का सूचक है। यदि इनके बीच अंशित किसी अंतः सलिलता की तलाश की जाए तो वो मानवतावादी धारा मिलेगी, जो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों में समान रूप से व्याप्त है। सबसे अधिक प्रभाव कहते हैं प्रिंस कोपाटिकन और इमर्सन का है। इसके बाद महादेवी वर्मा, इनके संस्मरण रेखा चित्रों की प्रमुख संग्रह अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा, पथ के साथी, ये रचनाएं हैं। अतीत की चलचित्र स्मृति की रेखा, पथ के साथी। वैसे तो महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री हैं, उनके काव्य में वेदना और दुख को आकार मिला है। और बाकी इनकी रचनाओं की बात करें तो जैसे अतीत के चलचित्र इनका 1941 में अतीत के चलचित्र है। स्मृति की रेखाएं 1943 और पथ के साथी 1956, ये है। इसी में अतीत के चलचित्र में इन्होंने जैसे रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टू, घीसा, लोपे, बदलू, रदिया, लक्ष्मण, इनके चित्र खींचे। तो वही पूछा गया था अभी क्वेश्चन में कि अतीत के चलचित्र में इन्होंने जिनका भी खींचा है उनमें जो कैरेक्टर है, जैसे रामा है, रामा के अलावा उसमें कैरेक्टर बिंदा करके, शबिया को इन्होंने याद किया है, सबिया, सबिया के बाद इन्होंने बिट्टू को याद किया है। घीसा इसी में है, बहुत प्रमुख है घीसा। और घीसा के अलावा आलोपी हैं, इनके अलावा बदलू हैं, बदलू, रधिया, लक्ष्मण, ये सभी हैं। तो इनके चित्र खींचे हैं। वे सामान्य तबके के व्यक्ति हैं। जाहिर है कि इन व्यक्तियों की महानता ने नहीं बल्कि इनकी लघुता और मानवीयता ने महादेवी को अनुभूति में बनाया है। इनके द्वारा कहीं ना कहीं उनका अंतरंग आंदोलित होता है। उनकी ममता, करुणा, वेदना उभरती है। वेदना उनका स्थायी भाव है। ये पात्र विभाव आती है। इनके माध्यम से उनका अपना जीवन छायावादी आदर्श कल्पना की प्रक्रिया से गुजरकर सृजनात्मक हो उठता है। चाहे भी माता के अत्याचार से पीड़ित बिंदा हो, चाहे वेश्या माँ की सूती पुत्री या दीनता की मूर्ति रधिया हो, सभी अपनी पीड़ा में किसी न किसी आदर्श को उजागर करते हैं जो छायावादी आदर्शों के मेल में। इसी क्रम में इनकी स्मृति की रेखाएं, उसमें कहते हैं कि हनुमान की स्पर्धा करने वाली भक्तिन, पर्वत पुत्र जंगिया, मेधावी बालक मुन्नू, वाशल में घुंगिया, ये सभी हैं। ऐसे ही पथ के साथी में, तो जो इनके पथ के साथी हैं, तो इन्होंने पथ के साथी में किसको किसको याद किया है, जैसे पथ के साथी है महादेवी वर्मा जी का। अब पथ के साथी में इन्होंने किसको किसको याद किया है, इन्होंने याद किया है पथ के साथी में कि पंत है, निराला है, मैथिली शरण गुप्त है,
सुभद्रा कुमारी चौहान है। सियाराम शरण गुप्त है। ये सभी इनके संस्मरण संग्रहित है। इन संस्मरणों में भी उनकी अस्थायी करुणा ही उजागर हुई है, स्त्रोजनित करुणा। रामवृक्ष बेनीपुरी 1902 का जन्म है, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। शहर में रहने पर भी गांव की माटी की गंध उन्हें कभी विस्मित नहीं हो पाई। वे लेखक होने के साथ साथ संपादक रहे, सक्रिय राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में वो जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। उनका व्यक्तित्व विद्रोही और उन्मुक्त था। उनके रेखा चित्रों का पहला संग्रह, इनके रेखा चित्रों का जो पहला अगर कहें तो संग्रह था लाल तारा, और ये लाल तारा 1938 में आया। उनके विद्रोही और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परिचय उन्होंने स्वयं लिखा है। लाल तारा मेरे शब्द चित्रों का पहला संग्रह है। इन्होंने क्या लिखा? लाल तारा मेरे शब्द चित्रों का पहला संग्रह है। इसका पहला रूप उस जमाने में निकला था जब मैं सिर से पैर तक लाल लाल था। माटी की मूर्ति 1946-45, तो यहाँ पे 45 ही दिया है बच्चन जी ने। इनके गांव के परिचितों की आत्मीय, मतलब जो गांव के परिचित थे, माटी की मूर्ति तो सिलेबस में है, तो जो गांव के परिचित है उनके आत्मीय चित्र हैं। लाल तारा के सब चित्र बौद्धिक है, तो माटी की मूर्ति के चित्र अनुभूतिमय है। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी, भौजी, सुभान खां, ये सभी संबंध उनकी आत्मीयता से निकले हैं। इनके गेहूं और गुलाब 1950 में, इसमें जो गेहूं और गुलाब में संग्रहित रेखा चित्र वो पिछले चित्रों से अलग है। पहले लेखक गेहूं के प्रति अधिक आकृष्ट था, पर गेहूं और गुलाब में दोनों के समन्वय पर जोर देता है। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय एक ऐसी स्थिति की सूचना देता है जो उनकी सामंजस्यपूर्ण मनोदशा का द्योतक है। मील के पत्थर में मुख्यतः साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं, तो मील के पत्थर में साहित्यकारों के शब्द चित्र हैं। पर सब मिलाकर बेनीपुरी की भाषा शैली नव्य छायावादियों के मेल में, अर्थात सहज भाषा, चलते मुहावरों का प्रयोग। महादेवी के चित्र महादेवी के करुणा पाते हैं, जबकि बेनीपुरी के चित्र ऊपर से कुछ पाते नहीं बल्कि वे भीतर से ही निर्मित होते हैं। बेनीपुरी को भाषा शैली का उनका नमूना देखिए कि अचानक लो ये आ गया, वो रजिया चली आ रही है, तो पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में भी लगा है तो आपने पढ़ा ही होगा। इनके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी बात करें तो इनके संस्मरण रेखा चित्रों का संग्रह भूले हुए चेहरे, बाजे पहलिया के घूंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, छड़ बोले कण मुस्काए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब। तो यहाँ पे पथचिन्ह और परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की संस्मरणात्मक रचनाएं थी। परिव्राजक की प्रजा में दो ही प्रमुख व्यक्ति थे, शांतिप्रिय और उनकी बड़ी बहन कलावती। इसमें लेखक ने बहन के प्रति अपनी अशेष श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने जीवन के मार्मिक प्रसंगों को भी चित्रित किया है। पथचिन्ह में भी द्विवेदी जी के कुछ संस्मरण और मतलब कि निबंध वो जी संग्रहित है। देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र अगर देखें तो देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाएं भूल उठी, ये है। लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के भूले हुए चेहरे, बाजे पहलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, छड़ बोले कण मुस्काए, ये सभी हैं। यहाँ पे आपका जो निबंध वाला पूरा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो यहाँ पे छोड़ा गया है। आप बच्चन जी का किताब उठा के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगभग करा दिए हैं। फिर से कहेंगे कि जो भी यूपी हायर या अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं
और उनको शुक्ल जी के पूरे एमसीक्यू करने हैं या बच्चन जी को बहुत अच्छे से पढ़ना है समझ के लिए अगर बहुत अच्छा, तो 1000 रुपये का जो बैच है 2 साल के लिए, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। 222-23 लेक्चर है और प्रतिदिन उसमें लेक्चर अपडेट हो रहे हैं और ये सारे नोट्स वगैरह जो व्यवस्थित ढंग से आपको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। अब आप खुद से ये किताब पढ़ने जाएंगे तो शायद ही पढ़ पाएँ। उनको कराना ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं करा रही हूँ उसको अच्छे से। कुछ लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी व्यवस्थित ढंग से आपको वहीं पे मिलेंगे। और ये अभी भी मतलब कभी भी आप उसमें जाके ऐप को, ये ऐप है, जाके इसको ऐप आप जैसे ही वो करेंगे डाउनलोड करेंगे और जाके इनरोल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।